बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कोरिलेशन। कोरिलेशन हमारे पास होता है रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि हम लोग जिन दो वेरिएबल्स को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं उन दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप कैसा है। तो इस रिलेशनशिप को कहा जाता है कोरिलेशन। कोरिलेशन को फाइंड करने के लिए हम लोग कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड क्या करते हैं, जिसे हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। आर की वैल्यू हमें उस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को बताती है। अब किसी के साथ अगर हमारे पॉजिटिव रिलेशनशिप हैं तो वो पॉजिटिव रिलेशनशिप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हमें ये स्ट्रेंथ बताती है कोरिलेशन कोफिशिएंट। जैसा कि हमारा अगर अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ होता है, पॉजिटिव, और सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ होता है। फिर आ जाते हैं सिबलिंग्स। सिबलिंग्स के साथ भी पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, एक हाई लेवल का रिलेशनशिप होता है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि पेरेंट्स के साथ होता है, लेकिन वेरी हाई लेवल। उसके बाद आ जाते हैं हमारे अदर फैमिली मेंबर्स वगैरह, खानदान के लोग और हमारे दोस्त। इनके साथ भी हमारे ताल्लुकात जरूर होते हैं, पॉजिटिव ताल्लुकात होते रहते हैं, लेकिन इनमें स्ट्रेंथनेस इतनी नहीं पाई जाती जितना कि इंसान अपने घर के फैमिली मेंबर्स के दरमियान होता है, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ। अब देखो, अगर आपके दोस्त को कोई कुछ कह रहा हो ना, तो लानी बात है आप उसके लिए लड़ पड़ोगे। लेकिन अगर भाई और दोस्त के साथ कंपैरिजन आ जाए, आप अपने भाई के साथ खड़े। इवन कि आपके भाई के आपके पेरेंट्स के साथ मतलब इस तरह से ताल्लुकात खराब हो रहे हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ खड़ेंगे। तो ये रिलेशनशिप की स्ट्रेंथनेस होती है कि कौन सा रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जिनमें मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप, मतलब दुश्मनी का रिलेशनशिप, कि हमारी इनके साथ दुश्मनी है, इख्तिलाफात है। अब कुछ ऐसा होता रहता है कि भाई आपके आपस में भी थोड़े बहुत इख्तिलाफात होते हैं, तो उन दिनों में ना वो रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता, आप एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं कर रहे होते। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप कत्ल गारत पर उतर आएंगे। ठीक है, खराब है, हालात हैं, रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा, एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं गवारा कर रहे आप लोग, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपने एक दूसरे का कत्ल गारत शुरू कर देना, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जैसे कि पाकिस्तान के किसी दूसरे कंट्रीज के साथ ताल्लुकात, अब अगर देखा जाए तो कहते हैं चाइना के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन अगर इंडिया के साथ देखे जाएं तो फिर नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर आर की वैल्यू ने यही बताना होता है कि दो वेरिएबल्स, उनके दरमियान आपस में रिलेशनशिप क्या चल रहा है। इसको फाइंड करने के लिए जब भी आप लोगों ने आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसकी रेंज हमेशा -1 से +1 होती है। मतलब आर की वैल्यू कभी भी 1 से ग्रेटर और -1 से स्मॉलर नहीं मिलेगी, ये -1 और 1 के दरमियान है, ये इसकी रेंज है। अब अगर हम लोग बात करें आर की वैल्यू 1 की, 1 हमेशा परफेक्ट रिलेशनशिप होता है, परफेक्ट कोरिलेशन पाई जाती है, रिलेशनशिप या कोरिलेशन। आर अगर पॉजिटिव है तो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, और अगर आर की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है तो ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हमारे पास होगा, कि इनके दरमियान हमारा काफी ज्यादा दुश्मनी है इनके साथ। जैसे कबायली इलाकों में होता रहता है कि कत्लो गारत शुरू हो जाते हैं, तो उनके दरमियान एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है और बड़ा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। वहां पर जो आपको आर की वैल्यू मिलेगी वो -1 मिलेगी। अच्छा, कुछ ऐसा होता रहता है जैसे हम लोग मार्केट्स में निकलते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अजनबी होते हैं हमारे, इवन हम उनको सलाम भी नहीं कर रहे होते, लेकिन अगर कोई क्लास फेलो नजर आ जाए हम फिर भी हेलो हाय कर लेते हैं उसको। तो अजनबी लोगों के साथ आपका जो ताल्लुक होता है ना, वो न्यूट्रल ताल्लुक होता है, मतलब ना तो आपका कोई पॉजिटिव रिलेशनशिप है और ना ही आपका, तो उनके साथ तो कोई रिलेशनशिप बनता ही नहीं है। अगर उनके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है तो उनके लिए हमारी जो आर की वैल्यू होगी वो 0 होगी। आर की वैल्यू 0 जब हमारे पास नो रिलेशनशिप, और इसे हम लोग कहते रहते हैं, उस सूरत में नो रिलेशनशिप होता है जब
दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हो, रिलेशनशिप है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक डिपेंडेंट होगा दूसरा इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन जब हम r इज इक्वल टू 0 पर आते हैं तो ये एक शॉर्ट एमसीक्यूज है। इफ टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज, तो उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, उसके दरमियान किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप नहीं पाया जाता। ऐसे रिलेशनशिप को नॉनसेंस रिलेशनशिप, नॉनसेंस कोरिलेशन भी कहते रहते हैं। अब सिर्फ दो सिचुएशन हमारे पास रहती हैं कि r की वैल्यू या तो -1 और 0 के दरमियान में होगी, -1 और 0 तो मतलब नेगेटिव में, -0.2, -0.7, -0.8, -0.4 इस किस्म की वैल्यू। तो अगर ऐसा हो तो आपने सिर्फ कह देना है कि नेगेटिव रिलेशनशिप है। या r की वैल्यू 0 और +1 के दरमियान में होगी तो फिर r की वैल्यू 0.7, 0.6, 0.3 इस किस्म की वैल्यूज मिल रही, तो आपने कह देना है कि देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन। ऑलराइट, तो बेसिकली मैंने आपको ना ये 5 सिचुएशंस बताई हैं। r की वैल्यू का +1 होना, ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। r की वैल्यू का -1 होना, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। r की वैल्यू का 0 होना, नो रिलेशनशिप। और अगर r की वैल्यू -1 से 0 के दरमियान में हो तो नेगेटिव कोरिलेशन, और अगर 0 और +1 के दरमियान में हो तो पॉजिटिव कोरिलेशन। ऑल राइट, आई होप कि आपको ये सारी बात समझ आ चुकी है। अब बात आती है कि हम लोगों ने कोरिलेशन कोफिशिएंट को फाइंड कैसे करना है। बेसिकली कोरिलेशन कोफिशिएंट को फाइंड करने के लिए आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होने चाहिए। कोरिलेशन कोएफिशिएंट को फाइंड करने के लिए आप लोगों के पास रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स होने चाहिए। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। कोरिलेशन कोएफिशिएंट is the geometric mean of regression coefficients। जो आप लोगों ने by on x एंड bx on y फाइंड किया, अब वो दोनों तो फाइंड कर सकते हैं ना, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट ले लो, तो जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आपके पास r की वैल्यू होगी, वो आप लोगों के पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंडेक्स नंबर्स में आपने फिशर्स के लिए कहा था कि फिशर इंडेक्स नंबर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस पेयर एंड फास्ट इंडेक्स नंबर। ऑल राइट, तो ये r की वैल्यू को फाइंड करने का सबसे कॉमन मेथड है। r की वैल्यू फाइंड करने का क्या आपने इस फार्मूले की तरफ चले जाना। अब जब आपको by on x एंड bx on y के फार्मूलाज याद हैं तो आप लोग इजीली r में आके उनको पुट करके इजीली r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ऑल राइट, ऑल राइट, लेकिन इस बात का हमेशा आप ख्याल रखना है आप लोगों ने कि भाई अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं, आपको याद है ना कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू सेम नहीं होती लेकिन साइन सेम होते हैं, तो जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के साइन होंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट का भी वही साइन होगा। अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं तो r की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर ये नेगेटिव हैं तो बेटा अगर आप यहाँ पे सॉल्व करने के लिए जाए ना तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कैलकुलेटर ने आपको पॉजिटिव आंसर दे देगा, लेकिन आपने r की वैल्यू को नेगेटिव में जाकर बताना है अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव हैं तो। ऑल राइट, अच्छा कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी पूछा जा सकता है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बता दे, कोई सा एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट बता दे, दूसरा पूछ ले, तब भी सेम इक्वेशन ही यूज करना। साइन का ख्याल रखना है, कैलकुलेशंस में साइन को ना लेकर आना, लेकिन एंड पे बस इतना ख्याल रखना कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स के साइन सेम रखने हैं। ऑल राइट, कोई इशू? अब इससे रेलिवेंट पहले हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग मजीद फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे।
इसके लिए आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से मुझे पहले क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके दें। शाबाश जी, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके दें, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसमें फर्स्ट ऑप्शन को सॉल्व करने के लिए आप लोग अंडर रूट 0.69 multiplied by 0.4 is equal to, and the answer is 0.525। ये बता देना है आप लोगों ने। इसी तरह से अगर नेगेटिव टर्म्स में आ रहा है तो आपने नेगेटिविटी को इग्नोर कर देना है। 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 इज इक्वल टू, तो ये आपने -0.85 जाके बता देना है। ऑल राइट। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है कि जस्ट कि वो आप लोगों के नॉलेज को टेस्ट कर रहा हो, वो एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव उठा के देगा, दूसरा नेगेटिव उठा के दे देगा, फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो आपने कहना है कैन नॉट डिटरमिन, या अगर डेटा इज फैक्टिशियस वाला ऑप्शन हो तो उसको टिक करना। तो ये एक फैक्टिशियस डेटा है और इसकी वजह से हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। ऑल राइट। कभी भी r की वैल्यू को 1 से ग्रेटर या -1 से स्मॉलर कर दें, तब भी आपने कहना है डेटा इज फिक्टिशियस, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता। r कभी भी अपनी रेंज से बाहर नहीं जाने वाला। इसी तरह मुझे क्वेश्चन नंबर 3 में से कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करके दें, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, क्वेश्चन नंबर 3 में से। शाबाश, कल मैंने इसको डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, जरा जल्दी से फाइंड करें। तो बेटा अगर आप लोगों को रिग्रेशन लाइन दे दी जाए तो इन रिग्रेशन लाइंस की मदद से आप लोगों ने सबसे पहले रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स फाइंड करने हैं। अब आपके पास जो फर्स्ट लाइन है ना, ये x ऑन y है, तो यहां से आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y मिल जाएगा। अब उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होनी है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y की 1/5। ये प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा था। और ये मेरे पास रिग्रेशन लाइन y ऑन x है, तो यहां से हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x मिल जाएगा, और y ऑन x रिग्रेशन कोएफिशिएंट का जो हमारे पास आंसर होगा वो होगा 64/45। अब इनका जाकर आप लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर लेना है। Multiplied by 64/45 is equal to, and the answer is 0.53। ये इसके r की वैल्यू है 0.53। ऑल राइट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स गिवन है आप लोगों को, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए आपने इन दोनों का भी ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर लेना है। अंडर रूट ऑफ 4 multiplied by 1/9 is equal to 2/3.67। आई होप कि आप लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड कर लेंगे, ऐसा ही है। अच्छा, अब यहां पर देखें, अगर डेटा हो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 की तरह का, तो यहां से या तो ये है कि आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट दोनों फाइंड करें और फिर जाके उनका ज्योमेट्रिक मीन ले लें तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ जाएगा। सॉल्व कर सकते हैं आप लोग ऐसे, लेकिन ये फिर एक लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं कि कोई एक सिंगल फार्मूला जो ऐसे डेटा से कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स हमें फाइंड करवा दे। सिंगल फार्मूला, एक ही फार्मूला पुट करें और हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ जाए। तो उसके लिए ये फार्मूलाज देखें। रिग्रेशन कोएफिशिएंट का फार्मूला आपको याद होगा कि कोवेरियंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। ये हमारे पास रिग्रेशन कोएफिशिएंट का फार्मूला था। अगर हम लोग बात करें कोरिलेशन कोएफिशिएंट के फार्मूले की, तो इसमें न्यूमरेटर सेम रहता है जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का था। क्या? कोवेरियंस ऑफ x एंड
वाई, लेकिन इसको डिवाइडेड बाय किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इसका फार्मूला है कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ऑलराइट, अच्छा, अगर आपको ये वाली चीजें गिवन हो कि कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, तो आप यही फार्मूला ही यूज करेंगे। अच्छा, फार्मूलाज इंपॉर्टेंट इसी वजह से हैं कि कुछ नहीं कहा जा सकता कि आपके पास डाटा कौन सा आने वाला है, तो जिस टाइप का डाटा आपके पास है आपको वहां का फार्मूला याद होना चाहिए। अब अगर इन फार्मूलाज को हम लोग जरा ओपन करें तो भाई इनके न्यूमरेटर बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के थे, इनके न्यूमरेटर बिल्कुल वैसे ही हैं। अब यहां पर देखें, फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर और रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स में भी हमारे पास यही न्यूमरेटर्स ही यूज हो रहे होते थे। ये देखें, सेम न्यूमरेटर यहां पर भी, और इधर रिग्रेशन कोएफिशिएंट चाहे y ऑन x है या न्यूमरेटर सेम थे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट के भी न्यूमरेटर बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ऑलराइट, अब डिनोमिनेटर्स की बात करें तो क्या रिग्रेशन कोएफिशिएंट के डिनोमिनेटर याद है आपको? यही डिनोमिनेटर्स ही कोरिलेशन कोएफिशिएंट में यूज हो रही हैं, लेकिन इनका स्टैंडर्ड डेविएशन है तो इनके ऊपर हम अंडर रूट लगा देते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, तो ये दोनों के डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देता है। ऑलराइट, मतलब अगर आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट के फार्मूलाज आते हैं तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट के फार्मूलाज आपके लिए मुश्किल नहीं, आपने इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है और इनका अंडर रूट ले लेना है। यही काम हमने हर फार्मूले के साथ किया। यहां पर ये देखें, सेम केस विद सेकंड फार्मूला, न्यूमरेटर सेम, फिर पहले हम लोगों ने रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x वाला डिनोमिनेटर लिया, उसको मल्टीप्लाई किया रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y वाला डिनोमिनेटर, और इस डिनोमिनेटर का अंडर रूट लिया हुआ है हम लोगों ने, और थर्ड फार्मूला भी बिल्कुल ऐसे ही जी। अब आप लोगों ने याद कर लेना है। ओके, एक नजर जरा इसको अच्छे तरीके से इन फार्मूलाज को देख लें, फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। पहले फार्मूलाज को अच्छे से देखें, और हमारे पास रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x इज नॉट इक्वल टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y, लेकिन कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमेशा सेम रहते हैं, चाहे ये y ऑन x हो चाहे ये x ऑन y। इसकी कल मैंने आपको एक अच्छी एग्जांपल दी थी पेरेंट्स के साथ हमारा रिलेशनशिप के। स्टार्ट में जब हम लोग छोटे होते हैं तो हम अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम लोग अर्न करना शुरू कर देते हैं और वो ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं तो वो हम पे डिपेंड कर रहे होते हैं, लेकिन रिलेशनशिप चेंज नहीं होता। डिपेंडेंसी चेंज हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो हमारे पेरेंट्स ही हैं, तो रिलेशनशिप चेंज नहीं होता रहता, चाहे ये y ऑन x हो या x ऑन y हो। तो हमेशा याद रखिएगा कि r(y ऑन x) इज इक्वल टू r(x ऑन y)। अब आप लोग जरा फार्मूलाज को देखें, शाबाश। अब हम लोग इन फार्मूला से रेलेवेंट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को पहले डिस्कस कर लेते हैं, और आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करें। अब ऐसे क्वेश्चन कभी भी बगैर फार्मूलाज के आप लोग नहीं सॉल्व कर सकते, मतलब जब तक आपको फार्मूला नहीं आता होगा इससे रेलेवेंट, आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। अब सारा डाटा आपको गिवन है, तो अब इसके लिए फार्मूला हम लोग किस तरह से यूज करेंगे। आप सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन ऑन करें, उसके बाद आप लोगों ने n की वैल्यू 10 मल्टीप्लाइड बाय समीशन xy, और समीशन xy की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1500 माइनस समीशन x 200 मल्टीप्लाइड बाय समीशन y। क्लियर? जैसे इधर आओ ना, पहले फ्रैक्शन ऑन करो, उसके बाद ब्रैकेट्स ऑन करो, और अब
एक्स से रेलिवेंट पहले डाटा लिखो 10 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा यहाँ पे ना ब्रैकेट्स का ख्याल रखना है कि कितनी ब्रैकेट्स ऑन की हैं, ओपन की हैं हम लोगों ने, तो उतनी ही ब्रैकेट्स हम लोग क्लोज करें, अदरवाइज उसने एरर दे दें। तो यहाँ पर आ गए 10 इंटू समीशन एक्स स्क्वायर, और समीशन एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना है 10,000 माइनस समीशन एक्स 200 का स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। ओके अब एक और जितनी ब्रैकेट्स हम लोगों ने ओपन की थी उतनी क्लोज हो चुकी है। अब दोबारा से ब्रैकेट 10 इंटू, अब समीशन वाई स्क्वायर हमारे पास आएगा 750 जी, इसके बाद माइनस समीशन वाई and is equal to, and the answer is 0.356. All right, ये हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट आ गया। आई होप कि आप लोग अब इसको फाइंड कर लेंगे। सब बच्चों को क्लियर है ये बात? गुड, शाबाश। अब अगर हम लोग इनके मजीद फार्मूलाज की डिस्कशन करें तो आप देखें, अब जो फार्मूलाज हमारे पास आ रहे हैं ना, ये शॉर्ट फार्मूलाज हैं और ये मोस्टली हम लोग यूज कर रहे थे। मतलब ये जो फार्मूलाज आपको नजर आ रहे हैं ना, इनका यूजेज बहुत कम आपको नजर आएगा। लेकिन अब जिन फार्मूलाज को हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, ये फार्मूलाज हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते रहते हैं, और ये है वो फार्मूलाज। अब बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो ये कोई न्यू फार्मूलाज नहीं है आप लोगों के पास। मतलब ये सिर्फ डेरिवेशन है किस फार्मूले की? ये जो ऊपर आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा, R इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड। आप लोगों ने कोवेरियंस ऑफ x एंड y के फार्मूलाज देखे थे? कोवेरियंस ऑफ x एंड y के फार्मूलाज ये देखें जी आपके सामने, कोवेरियंस ऑफ x एंड y के फार्मूला, राइट। आज हमें एक और फार्मूला पता चल गया कोवेरियंस का, कि अगर हम लोग कोरिलेशन कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x के साथ, मल्टीप्लाई कर दें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y के साथ, तो इक्वल टू हो जाएगा कोवेरियंस ऑफ x एंड y। मतलब इसके डिनोमिनेटर को r की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो न्यूमरेटर के इक्वल आंसर आ जाएगा। ये एक फार्मूला हमारे पास बन गया। अब बेसिकली ये कोई न्यू फार्मूला तो नहीं था, सिर्फ यहां से हम लोगों ने ड्राइव किया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कोवेरियंस ऑफ x एंड y इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। फाइंड हो जाएगा। अब हमें क्या कोवेरियंस ऑफ x एंड y की जरूरत होती है? नहीं, हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की जरूरत होती है। अब देखें, अगर मैं इस कोवेरियंस ऑफ x एंड y को, जहां पे एक फार्मूले की डेरिवेशन सिर्फ समझ लें आप लोग, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं इस फार्मूले को वेरियंस ऑफ x के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x का फार्मूला हो गया है ये। अगर मैं कोवेरियंस ऑफ x एंड y को डिवाइड कर देता हूं वेरियंस ऑफ x के साथ, तो ये किसका फार्मूला बन गया? रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x। तो बेटा इक्वेशन में अगर आप लोग लेफ्ट हैंड साइड के साथ जो ट्रीटमेंट करते हो, उसकी इक्वलिटी के लिए उसकी राइट हैंड साइड के साथ भी सेम ट्रीटमेंट करो, राइट। अब देखो, यहां का एक स्टैंडर्ड डेविएशन इसके एक स्टैंडर्ड डेविएशन से कैंसिल हो गया, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? r मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ये रिग्रेशन कोफिशिएंट का फार्मूला बन गया। अब आप लोगों ने रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के अच्छे भले फार्मूलाज देखे थे, ये देखें
लेकिन आज एक सिंपल सा फार्मूला, कोरिलेशन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। इसी तरह से अगर हमारे पास ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y हो तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y इज इक्वल टू r multiplied by standard deviation of x divided by standard deviation of y। जिस सीक्वेंस के साथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वही सीक्वेंस आपने यहाँ रखना है। या यूं समझ लें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा डिनोमिनेटर में होता है। तो बी वाई ऑन एक्स में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन डिनोमिनेटर में चला गया है, और एक्स ऑन वाई में y का स्टैंडर्ड डेविएशन डिनोमिनेटर में चला। या जो सीक्वेंस यहाँ पे आ रहा है, y पहले है तो y को न्यूमरेटर और x को डिनोमिनेटर, यहाँ पे x पहले है, x को न्यूमरेटर और y को डिनोमिनेटर। ऑलराइट, तो इस तरह से ये फार्मूलाज आपको कभी नहीं भूलेंगे। आई होप कि ये फार्मूलाज आप सब बच्चों को समझ आ चुके हैं। क्लियर है सब बच्चों को? अब इनसे रेलेवेंट जरा प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। जी, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप लोग देखें, r की वैल्यू गिवन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब अगर ये फार्मूलाज हम लोग ना पढ़ते तो हम लोग कभी भी क्वेश्चन नंबर 6 को ना सॉल्व कर सकते। अब आप लोग सबसे पहले मुझे इनकी मदद से रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स फाइंड करके दें। इस डाटा की मदद से मुझे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स फाइंड करके दें। अब जरा इस क्वेश्चन को देखें कि आपसे रिक्वायर्ड क्या किया गया। अहमद वेट 50 किलोग्राम, एस्टिमेट्स अहमद हाइट। अब एस्टिमेशन हमने किसकी करनी है, हाइट की। तो हाइट को कौन सा वेरिएबल बनाएं, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखें क्या हाइट किलोग्राम्स में होती है, किस में, सेंटीमीटर। तो उसने हाइट को कौन सा वेरिएबल कहा हुआ है, y। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास y ही है। तो जो रिग्रेशन लाइन बनेगी जब भी एस्टिमेशन करनी हो तो अब कौन सी रिग्रेशन लाइन बनाएंगे, y ऑन x। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट कौन सा चाहिए होगा, y ऑन x। तो y ऑन x रिग्रेशन कोएफिशिएंट का हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, r की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो हमारे पास रिग्रेशन कोएफिशिएंट 0.6। और अब अगर a की वैल्यू फाइंड करें तो a की वैल्यू का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू, हाँ जी, y मीन, y का मीन, और y मीन की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 170 माइनस रिग्रेशन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय x मीन, x बार। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, रिग्रेशन लाइन क्या बनेगी हमारे पास, y इज इक्वल टू 125 प्लस 0.6, और अब x को जाके रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, 50 के साथ। एंड द आंसर इज 155। और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑल राइट, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 अब मुझे सॉल्व करके दें। अब यहाँ पर बेटा रिग्रेशन लाइन बनाने के लिए अगर y ऑन x रिग्रेशन लाइन बनानी है तो सबसे पहले आप लोगों ने रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x फाइंड करना है। अच्छा, उसकी वैल्यू अब आपके पास किस तरह से आ जानी है, ये देखें, फ्रैक्शन ऑन की r की वैल्यू 0.943 मल्टीप्लाई, हमें ना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x चाहिए होता है, जबकि यहाँ पर क्या है हमारे पास वेरिएंस मौजूद है। तो हम अंडर रूट ऑफ 8 and divided by under root of 2.25
इज इक्वल टू 1.78, ये मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू प्लस 1.78x। अब a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3.5 प्लस 1.78 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये a की वैल्यू हमारे पास आ गई 12.4। ऐसे ही है, ये रिग्रेशन लाइन y ऑन x आप लोगों ने बना दी। क्या आपके पास यही आंसर था? 1.78 x y नहीं है जी, ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x मैंने फाइंड किया है ना, y ऑन x नहीं, ये x ऑन y फाइंड हो गया। अच्छा, ये x ऑन y फाइंड हो गए, तो ये गलत हो गया। इसको फिर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, और यहाँ पर y, क्योंकि मैंने स्टैंड वेरिएंस ऑफ y को डिवाइड कर दिया था, तो ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y हो गया था हमारे पास। अब अगर हम लोगों ने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू के लिए 5 प्लस 1.78 इंटू 3.5 और 5 माइनस 1.7, तो हमारे पास a की वैल्यू आ रही है माइनस 1.23। ये रिग्रेशन लाइन x ऑन y बन गई। अब अगर रिग्रेशन लाइन y ऑन x अगर हम लोगों ने बनानी हो, तो उसके लिए रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना हो, तो r की वैल्यू 0.943 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ, अब हम लोगों ने y ऑन x है तो वेरिएंस ऑफ y ये वैल्यू लेकर आएंगे 2.25 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 0.5, ये हमारे पास आ जाएगा 0.5x। अब हम लोग a की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3.5 माइनस 0.5 इंटू 5 is equal to 1 प्लस 0.5x, ये रिग्रेशन लाइन y ऑन x आपके पास बन जाएगा। कोई इशू? ऑल राइट। अच्छा बेटा, अब अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कहा गया? कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए आप लोगों ने ये डाटा अपने कैलकुलेटर पे पुट कर देना है। 2 वेरिएबल्स 65, 66, 67, 70 and 71, 67, 68, 66, 69, 72, 72 and 69। अब आप लोगों को अगर रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी हो तो फाइंड करना आ गई है कैलकुलेटर से। डाटा इसी तरह से सेव करते थे, शिफ्ट 1 और 5 की प्रेस, यहाँ से a की वैल्यू आ जाती थी, यहाँ से b की वैल्यू आ जाती थी, तो यहाँ पे r भी मौजूद है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो 3 की प्रेस कर दें तो ये इसके कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आंसर होता है 0.668। ऑलराइट, तो अगर डाटा गिवन हो तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट को आपने हमेशा इसी तरह से फाइंड करना। फार्मूलाज जहां पर इस किस्म का डाटा हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, तब फार्मूला यूज होता रहता है। लेकिन अगर डाटा क्वेश्चन नंबर 8 की फॉर्म में हो तो फिर कैलकुलेटर पे जाके आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। कर लेंगे आप लोग? अच्छा, अब नेक्स्ट देखें। अब जो हम लोगों ने आर की वैल्यूज को डिस्कस किया था कि इसकी 5 टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं, ये पांचों को डिस्कस किया गया है कि आर की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, आर की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, आर की वैल्यू 0 हो सकती है, आर की वैल्यू एंड आर की वैल्यू। बेटा ये बेसिकली हमारे पास होती है स्कैटर्ड डायग्राम, ये हमारे पास होती हैं स्कैटर्ड डायग्राम।
जो रिग्रेशन लाइन होती है ना उसको बेस्ट फिट लाइन भी कहते रहते हैं। रिग्रेशन लाइन को बेस्ट फिट लाइन, जबकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट का ये जो ग्राफ बना हुआ होता है इसे हम लोग कहते हैं स्कैटर्ड डायग्राम। अब यहां पर अगर आप लोग देखें ना तो भाई फर्स्ट फिगर के अंदर अगर आप लोग जाएं तो क्या आपको इसकी डायरेक्शन की समझ आ रही है कि ये किस साइड पे मूव कर रहे हैं? क्या डायरेक्शन है इसकी? अपवर्ड। अपवर्ड लाइन हो तो स्लोप की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। स्लोप से मुराद रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, तो बेटा अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव होता है। ये स्कैटर डायग्राम में डॉट्स जितने ज्यादा दूरी पर होते हैं उतना रिलेशनशिप वीक होता है। स्कैटर डायग्राम में ये डॉट्स जितने ज्यादा दूरी पर होते हैं उतना रिलेशनशिप वीक होता है, और ये जितना एक दूसरे के क्लोज होते हैं उतना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है। ऑलराइट, अब अगर आप लोग देखें ये जो इतने सारे फैले फैले हुए डॉट्स हैं तो आर की वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप लोग उसी के बिल्कुल नीचे आ जाएं तब भी अपवर्ड ही मूव कर रही है ना। लेकिन डॉट्स बिल्कुल ऐसे हैं जैसे स्ट्रेट लाइन हो, एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पर उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मौजूद है। और अगर ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की मानिद अगर स्कैटर डायग्राम बन जाए तो आर की वैल्यू पॉजिटिव होती है, उसके दरमियान हमेशा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन पाया जाता है। ऑलराइट, इसी तरह से अगर आप लोग देखें स्कैटर डायग्राम डाउनवर्ड मूव कर रही है, डाउनवर्ड मूव कर रही है तो रिलेशनशिप नेगेटिव है। अगर ये डॉट्स फैले हुए हैं तो जो आर की वैल्यू है वो 0 और -1 के दरमियान है, मतलब एक किस्म के वीक रिलेशनशिप है। लेकिन अगर बिल्कुल उसके नीचे जाकर देखें तो ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, सेम लाइक स्ट्रेट लाइन, लेकिन डायरेक्शन डाउनवर्ड होने की वजह से यहाँ पर आर की वैल्यू -1 होगी। लेकिन अगर आप लोग लास्ट फिगर को देखें तो डायरेक्शन की समझ ही नहीं आ रही कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, तो ऐसी सिचुएशन में आर की वैल्यू 0 होती है, इनके दरमियान किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप नहीं। और ये कब होता है? जब दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हो। ऑलराइट, इसके बाद बेटा ये डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है, बहुत कम है ऐसा क्वेश्चन वगैरह, लेकिन फिर भी आपको पता हो कि भाई अगर आपके पास आर की वैल्यू 0.9 से 1 के दरमियान होती है, 1 हो तब तो परफेक्ट है ना, 0.9 से 1 के दरमियान हो तो उसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कहते हैं या वेरी हाई रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग या वेरी हाई रिलेशनशिप। अगर 0.7 से 0.99 के दरमियान हो तो उसे हाई रिलेशनशिप, अगर 0.43 से 0.69 के दरमियान हो तो मॉडरेट, अगर 0.26 से 0.4 के दरमियान हो तो उसे लो रिलेशनशिप। इसी तरह से अगर 0.1 से 0.25 के दरमियान हो तो वेरी लो, और अगर 0.09 से कम है तो नो रिलेशनशिप। ऑलराइट, इसको सिर्फ एक नजर आप लोगों ने देखना। अब अगर ये नेगेटिव के में आ जाए तो नेगेटिव लो रिलेशनशिप, नेगेटिव मॉडरेट रिलेशनशिप, नेगेटिव हाई रिलेशनशिप लिख देंगे। अगर ये पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव हाई रिलेशनशिप, पॉजिटिव लो रिलेशनशिप लिखते जाएंगे आप लोग। क्लियर? कोरिलेशन कोफिशिएंट के बाद एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ने के बाद वेरिएंस पढ़ा था। वेरिएंस क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है। तो जहां पर भी आप लोगों से कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की बात कर लें, आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट का स्क्वायर फाइंड करके दे देना है। अब बेटा जब हमने बात की स्क्वायर की तो नेगेटिविटी खत्म नहीं हो जाती, तो आर की जो रेंज थी वो -1 से +1 थी,
लेकिन कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की जो रेंज होती है वो 0 से 1 के दरमियान होती है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की रेंज 0 से 1 के दरमियान होती है। अब हम लोगों ने कहा था कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। लेकिन बेटा जब कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की बात करें तो उसका अंडर रूट खत्म नहीं हो जाएगा, तो क्या कह देंगे? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। ऑलराइट, अगर मेरे पास आर की वैल्यू आ जाए 0.7 तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होगा? 0.49, 0.7 का स्क्वायर। अगर मेरे पास आर की वैल्यू आ जाए -0.6 तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होगा? 0.36। पॉजिटिव ही रहेगा ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ऑलराइट, अब ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बेसिकली क्या बताता है? ये जो हमने 0.49 फाइंड किया, इसको परसेंटेज में लिखना हो तो मल्टीप्लाइड बाय 100 तो कितना बन जाएगा? 49%। आर की वैल्यू 0.8 हो तो फिर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन 64%। ऑलराइट, अब ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमें क्या बताता है? आपको मालूम है, जैसे आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ डाटा में पढ़ा था कि मीन की वैल्यू के साथ डेविएशन पाई जाती है। आप लोगों ने पढ़ा था कि एक्चुअल वैल्यू और मीन की वैल्यूज के दरमियान डेविएशन होती है। बिल्कुल इसी तरह से बेटा जहां पर एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू के दरमियान भी डेविएशन पाई जाती है, जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने कल डिस्कस की थी, y माइनस वाई कैप, x माइनस एक्स कैप, तो इनके दरमियान डेविएशन है, इनके दरमियान वेरिएशन है, इनके दरमियान डिफरेंसेस हैं। तो इन डिफरेंसेस की कोई ना कोई रीजन तो होती होगी। मतलब आपने अपने मैकेनिक से पूछा कि भाई मुझे बताओ मेरा बाइक कितने में सेल हो जाएगा, उसने कहा 50,000 में, ये उसकी एस्टिमेशन थी। लेकिन जब आप सेल करने के लिए गए और वो 45 में सेल हो गया, 5,000 की डेविएशन आ गई, तो वो डेविएशन की रीजन क्या है? उस वेरिएशन की रीजन कौन है? तो आपके पास देखें, हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज होता रहता है हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए होता है। तो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल अपनी वैल्यू को चेंज कर देता है। कैसा है? तो जितना भी डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज आता रहता है ना, हम लोग कहते हैं ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसकी रीजन नहीं होता, अदर फैक्टर्स भी होते हैं अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो टोटल जो वेरिएशन होती है ना, हम उसको 100% कंसीडर करते हैं। तो के टोटल जितनी भी वेरिएशन आई हम उसको कहते हैं कि टोटल वेरिएशन है 100%। तो उसमें से कितने परसेंट वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? कि डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो चेंज आया है उसका कितने परसेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से है? तो वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बताता है। जैसे मेरे पास आंसर आया ना 49%, इट मींस दैट डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो वेरिएशंस आई हैं उसका 49% ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और रिमेनिंग ड्यू टू अदर फैक्टर्स अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बात समझ आ गई? इसको कहा जाता है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। इसको क्या कहा जाता है? तो बेटा आपसे एग्जाम में ये नहीं कहा जा सकता कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, क्योंकि उसे पता है उसने आपने आर स्क्वायर फाइंड करके दे देना है। कभी कभी वो डाटा देने के बाद आपसे कहता है कि भाई एक्सप्लेन्ड वेरिएशन की वैल्यू क्या होगी, तो बेसिकली उसने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ही पूछा है। कभी कभी वो कहता है फाइंड द वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की डेफिनेशन है कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज द वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू इंडिपेंडेंट। तो वो यही पूछ लेता है।
तब भी आप लोगों ने आर स्क्वायर ही फाइंड करके देना है। ऑल राइट, कर लेंगे आप लोग। और कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम लोग प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कहते रहते हैं। तो अगर वो आपसे कभी ये एक तो सिंपल सा तो हम इसे कोरिलेशन कोफिशिएंट कह देते हैं, लेकिन अगर कभी आपसे वो ये कह दे कैलकुलेट प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो उससे मुराद आर की वैल्यू ही है। आपने परेशान नहीं हो जाना कि ये नेम उसने क्या यूज कर लिया। और ये नेम हमारे इस क्वेश्चन में यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन बिटवीन द एज एंड कॉस्ट। तो बेसिकली आपने क्या करना है, इसके लिए आर की वैल्यू फाइंड करके दे देनी है और इस आर का स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आप लोगों ने फाइंड करके देना। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और ये आपके कैलकुलेटर पे ही सॉल्व हो जाना है कि ये डाटा अपने कैलकुलेटर को बताओ, आर की वैल्यू, वो प्रोडक्ट मूवमेंट, उसका स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ऑल राइट बेटा, अब इस चैप्टर में से एक छोटा सा टॉपिक रहता है रैंक कोरिलेशन, स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन। वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।